सिलेबस, ठीक है। जो नई बुक का जो सारा सिलेबस जितना भी है, तो व्हेन यू विल गो थ्रू द नोट्स तो आपको समझ में आएगा कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है, सेम लैंग्वेज इज़ बीइंग कॉपीड इन द नोट्स। सो विल जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। मैम आगे के सबके और आने के आ गए मैम, 5:45 बोला है ना। सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो। बेसिकली लास्ट टाइम तक के मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि लास्ट टाइम जब ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स थे उनके पास में सिर्फ 3 चैप्टर्स थे विच दे वे स्टडिंग। नाउ इन द न्यू सिलेबस ऑफ CBSE NCERT में टीचर्स ने क्या किया है, मोर फोकस टुवर्ड्स बायो कर दिया है। तो इसमें जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट इन बायो। जो सेकंड चैप्टर है टिश्यू, फर्स्ट वाला तो मैनेजेबल है, सेकंड चैप्टर जो टिश्यू है वो काफ़ी डिफिकल्ट जाता है। फर्स्ट टर्म में आपको सेल और टिश्यू आएगा, जब सेकेंड टर्म आएगा उसमें आपको एक 10th का चैप्टर अभी ऐड कर दिया है हम लोगों ने, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और आई डोंट नो द नेम ऑफ द चैप्टर एग्जैक्टली, इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ओनली विच यू हैव बीन स्टडीड इन ग्रेड 8। ग्रेड 8 में पढ़ते हैं, उसका इलेबरेटेड फॉर्म हम लास्ट ईयर तक के ग्रेड 10th में पढ़ते थे। नाउ दिस ईयर 10th का तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी दैट पोर्शन, इवन ग्रेड 10th इज गोइंग टू स्टडी दैट पोर्शन, बट कंटेंट थोड़ा बहुत दोनों केस में डिफरेंट है। तो एक रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो चैप्टर है इट इज़ रिलेटेड टू द बॉटनी। बायो में 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, जूलॉजी एंड बॉटनी एंड जूलॉजी। सो जूलॉजी इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बॉटनी इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। तो इसमें इन लोगों ने बॉटनी के चैप्टर में स्पीशीज़, सब फाइलम, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एकाइनोडर्मेटा, बेलेनोक्लोसिस, ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या तुम लोग फर्स्ट टाइम सुनोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू लर्न। तो बायो को अब जनरली माइंड सेट क्या रहता था कि बायो तो ऐसा ही है, हम थ्योरी पढ़ लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा। अब जब तक के ध्यान दोगे नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपका डेमो क्लास लिया था, few of them were present, or few of them may not have been present here in the class. So I'll start with the chapter. I'll start from the starting only. So the first chapter which we are going to start is fundamental unit of life, that is cell. Now before starting with the chapter, like let's start with the introduction to the chapter. Just tell me कि what do you understand by the term cell? Cell क्या होता है? What is cell? Basic unit of life. Means अगर एक सिंगल सेल है, उसके बाद में अगर बहुत सारे सेल साथ में मिल जाते हैं तो वी कॉल इट एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो जो क्लस्टर ऑफ सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनता है? Can you name like a single we call it as cell, a group of cell we call it as a tissue. अब टिश्यू से ऑर्गन बनते, तो ऑर्गन मतलब क्या होता है? What are organs? Can you name them? लिवर हो गया, यस, नाम बताओ ऑर्गन के क्या क्या होते हैं? हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब क्या है? ऑर्गन। अब ये ऑर्गन को जब हम और कंपाइल करते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू के साथ तो पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब कैन यू नेम सम सिस्टम्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम, और नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे बन जाते हैं सिस्टम। और सिस्टम से हमारी क्या बनती है? पूरी बॉडी। तो जो हमारा जो बॉडी है, व्हाट विल आई कॉल इट एज? अ यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर मतलब क्या होता है? विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मल्टीपल सेल, ठीक है। तो जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे टॉपिक का, तो जो ये चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू द सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू द सेल, स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू द सेल, हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल।
सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा फटाफट में जाऊंगी इस इंट्रोडक्शन में। जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैन यू नेम सम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो? कोई अमीबा। तो अमीबा, अब हम बोलते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर? नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर मैंने अमीबा लिया तो आई विल कॉल इट एज अ यूनिसेल्यूलर, मतलब उसका डाइजेशन का काम भी एक सिंगल सेल ही करेगा, रेस्पिरेशन का काम भी सिंगल सेल ही करेगा, एक्सक्रीशन का काम भी सिंगल सेल करेगा। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी ह्यूमन बीइंग, ऐसा होता क्या हमारे इसमें? कौन करता है डाइजेशन का काम? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब करते हैं। एक्सक्रीटरी का सिस्टम, एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? किडनी ट्यूब्यूल्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो अमीबा में कौन काम करता है सारा? अ सिंगल सेल which will perform all the function, whether it is digestion, whether it is respiration, whether it is excretion, whether it is transportation, everything is being done by the single cell only। ठीक है, तो सेल क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? हैव यू सीन जो कॉक दिख रहा है, जो वुडन की बॉटल का जो ढक्कन दिख रहा है, जनरली पुराने ओल्डन डेज में वो कोल्ड ड्रिंक को पैक करने के लिए, अभी तो वो एल्यूमिनियम का कुछ आता है ढक्कन, उसके पहले शैम्पेन वगैरह में देते हैं कॉक लगा हुआ रहता है, जिसमें उसने रॉबर्ट हुक ने वो लिया वुड का कॉक, उसमें से पतली सी स्लाइड को उसने निकाला, हल्का सा एक रेशा निकाला उसमें से, ही केप्ट इट ऑन द ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर सैफ्रोनिन डाला। नाउ माय क्वेश्चन इज कि उसने सैफ्रोनिन क्यों डाला? सैफ्रोनिन क्या होता है? मिथिलीन, ब्लू, सैफ्रोनिन, दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स। ये क्या है? इंडिकेटर्स है कि कोई भी चीज़ को हमको देखना है। जैसे जनरली इफ़ वी गो फॉर सम एक्सरे और कुछ कहीं तो भी अपन अपने बॉडी का इंटरनल जानना चाहते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले हमको वेन के थ्रू कुछ कलर इंजेक्ट करते हैं। कलर इंजेक्ट करने के बाद में जो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ है वो क्या हो जाते हैं? हाईलाइट हो जाते हैं, तो उनको ईजिली दिख जाते हैं। तो वैसे ही इसमें हम लोग क्या डालते हैं? इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर मतलब सैफ्रोनिन एंड मिथिलीन ब्लू। तो कुछ भी इंडिकेटर डालते हैं तो उससे क्या होता है? जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ है वो कैसे दिखते हैं? हाईलाइटेड दिखते हैं, विजिबल दिखते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉक में से हल्का सा स्लाइड निकाला, उसमें इंडिकेटर डाला एंड ही कवर्ड इट विद द ग्लास स्लिप, कवर स्लिप से कवर किया, एंड देन ही ट्राई टू सी इट इन द माइक्रोस्कोप। तो जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, सो ही फाउंड दैट द स्ट्रक्चर वॉज लाइक अ हनीकॉम्ब। किसके समान दिखा? दिख रहा है पिक्चर हनीकॉम्ब का? तो उनको ये हनीकॉम्ब के समान दिखा। ही सेड कि ये तो हनीकॉम्ब के समान दिख रहा है। अब हनीकॉम्ब ऐसे, हनीकॉम्ब इस मधुमक्खी का छत्ता, तो ये जब ऐसा उनको हनीकॉम्ब दिखा तो उन्होंने ये कंपार्टमेंट्स जो दिखे हल्के हल्के से जो दिख रहे हैं ना सर्कल में, ही सॉ दैट ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। उसके अंदर में he said कि there is something which is there inside the circle like a honeycomb, so he named it as a cell। सेल जब उसने नेम किया तो उसने क्या देखा कि एक सर्कल दिखा, सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल दिखा और छोटे छोटे और सर्कल दिखे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन था उनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? और क्या दिखा रॉबर्ट हुक को? छोटा सा और सर्कल दिखा, तो उसको उन्होंने क्या बोला? इट इज़ अ न्यूक्लियस। और छोटे छोटे सर्कल दिखे तो वो बोला कि कुछ ऐसा सर्कल है जिसके अंदर छोटा सर्कल है, तो आउटर मेम्ब्रेन को ही सेड इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में जो छोटा सर्कल दिखा ही सेड कि ये न्यूक्लियस है, और छोटे छोटे और दिखे तो उसने क्या बोला? सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे होल्ड है? इट इज़ होल्डेड इन द साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली उसको पहले कौन सी तीन चीज़ें दिखी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो हम उसको आगे देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन आगे आया, उसने बोला कि ये न्यूक्लियस है। शेल्डन शॉन आया, सेल की थ्योरी को प्रपोज किया। वर्शाउ ने बोला कि सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज यूनिसेल्यूलर एंड अदर इज मल्टी सेल्यूलर। ठीक है,
यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, वे सिंगल सेल इज ओनली गोइंग टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, वेदर इट इज डाइजेशन, वेदर इट इज रेस्पिरेशन. और एग्जाम्पल क्या है यूनिसेल्यूलर के? क्लेबैंडोमोनास एंड पैरामीशियम. ठीक है. फिर उसके आगे में हमने देखा कि सेल किससे बना हुआ है. सेल किससे बना हुआ है? सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. तो पहले जब इन्होंने डिस्कवर किया तो कौन सी 3 चीज़ें दिखी थी उनको? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है. फिर बाकी जो सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल थे, ये सारे ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट थे. कौन कौन से प्रेजेंट थे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन. मैंने कुछ 1-2 छोड़े क्योंकि वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है. ठीक है. तो जो है मैं वो रेलेवेंट उतना ही बता रही हूँ आपको. तो ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है. तो ये जो मैं आपको बोल रही थी कि रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया. सो ही टुक अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप लेने की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि अगर आप अनियन की पील लेते हो तो कैन यू सी द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विथ योर नेकेड आइज? नहीं. तो क्या लेना पड़ा उसको? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का क्या काम है? टू एनलार्ज और मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट. तो उसने जैसे ही माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो ही कुड फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये जब उसको स्ट्रक्चर मिला तो उसने क्या बोला? द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अंदर उसको क्या दिखा? साइटोप्लाज्म. उसके अंदर उसको क्या दिखा? न्यूक्लियस. तो ये 3 बेसिक चीज़ें दिखी एंड ही नेम्ड देम एज अ सेल. ठीक है. So structural organization of the cell. First he saw plasma membrane, cell wall. What is cell wall? Cell wall is only present in the plant cell. अब cell wall का क्या काम है? कि cell wall एक turgidity और rigidity provide करता है plant को. Turgidity and rigidity मतलब क्या होता है? हाँ, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नहीं तो जो प्लांट आपका लीफ, फ्लावर प्लांट जो एक जगह पे स्टैंड है वो कभी स्टैंड ही नहीं रहता था. कभी यहाँ दिखता था, कभी वहाँ दिखता था, कभी वहाँ दिखता था. द रीज़न बिकॉज देयर वाज नो सेल वॉल प्रेजेंट. तो प्लांट जो एक जगह खड़ा है, जो लीफ अपनी जगह पे है, जो फ्लावर अपनी जगह पे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. अगर मैंने क्वेश्चन किया कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम एंड लेबल which provide turgidity and rigidity to the plant, तो क्या लिखोगे? Cell wall. ठीक है. Then he saw the cytoplasm and all the cell organelle. तो अब one by one अपन पढ़ेंगे कि what all are these. तो the first one is plasma membrane. Plasma membrane क्या है? पढ़ो जल्दी, ग्रुप में पढ़ो. All together ग्रुप में पढ़ो. All together, I want all together. जोर से बोलो, जोर से एक साथ बोलो. हैबिट डालो बोलने की. द डेलिकेट थिंग, डेलिकेट मेरे साथ बोलो. थिंग डेलिकेट, outermost covering of the cell. It ensures protection to the cell and it is a semi-permeable membrane. In short, I can say the outer membrane is called the plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा काम करता है? एक गेटकीपर का काम करता है. अब गार्ड क्या करता है? जिसको आने देना है उसको आने देता है, जिसको नहीं आने देता है उसको नहीं आने देता है. तो सेम थिंग इज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेज टू पास इनसाइड द सेल while restricting the entry of certain other substances. मतलब जिसका काम है उसको आने देगा, जिसका काम नहीं है उसको नहीं आने देगा. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्लियर? अगर गिव रीज़न आता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या आंसर लिखोगे? इट अलाउज certain substances to pass while restricting the entry of some other substances. Clear? Next जो है, 2 टर्म आते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस.
ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में प्लांट है, प्लांट को अगर मैंने पानी डाला तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, सॉइल में ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट कहाँ से होगा पानी का, सॉइल से अपवर्ड होगा। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और वैसे ही डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस, सब्सटेंसेस और बाकी जो चीज़ें रहती है ना, तो उसका जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। फ़र्क समझा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? डेफिनेशन सेम है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर इज नोन एज ऑस्मोसिस एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर इज नोन एज डिफ्यूजन। होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो पढ़ेंगे डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2। अब ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर, यू कैन सी विद दिस पिक्चर कि एक सेल में सबसे ज़्यादा क्या कंटेंट है, क्या है पढ़ सेल के अंदर में, CO2 है। CO2 मतलब क्या होता है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा CO2, फ्रॉम हायर टू लोअर। सो द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर टू लोअर इज नोन एज क्लियर। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है। देन सेम थिंग विद द वाटर, जिधर वाटर ज़्यादा है वो हायर से कहाँ पे जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। डेफिनेशन इज क्लियर। व्हाट इज ऑस्मोसिस, जल्दी बोलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस, फ्रॉम हायर टू लोअर। और डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। घर में मम्मी जब कुकिंग करती है, सो कभी मम्मी को वो बनाते देखा है चिक्पी, चिक्पी मतलब जो चना बोलते हैं, कोई लोग छोला बोलते हैं, कोई लोग चना बोलते हैं, यस चिक्पी, इंग्लिश में चिक्पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसको जब रात को अगर मम्मी भिगा के रखती है तो सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में स्वेल हो जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा था, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल। और जो चना था उसको हमने क्या बोला, एक सेल है, तो सेल इज़ लाइकली टू स्वेल, मतलब क्या हुआ, और क्या हुआ उसके साथ में, विच सोल्यूशन वाज देयर, हाइपोटोनिक, मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज हायर दैन इनसाइड द सेल, मतलब सेल में कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, जब हमने पानी में भिगाया तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर चला गया। तो अगर सेल स्वेल हो जाता है तो विच सोल्यूशन इज दैट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर मान लो सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर कम है, तो कौन सा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक। सो सेल इज़ लाइकली टू श्रिंक, ठीक है, सेल इज़ लाइकली टू श्रिंक। अब कब श्रिंक होगा सेल, जब सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और बाहर कम रहेगा, तो विच सोल्यूशन इट विल बी, हाइपरटोनिक। कभी भी लर्न करने के लिए क्या करना, हाइपो मतलब द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल, हाइपर मतलब जो बच्चा हाइपर रहता है वो हमेशा नुकसान होता है ना उसका, कई बार फ़ायदा भी होता है लेकिन ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना हाइपर बच्चों का, सुनते नहीं तो क्या होंगे वो, श्रिंक हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, when the water concentration inside the cell is more as compared to outside, the cell is likely to shrink. That solution is known as hypertonic solution. थर्ड solution है isotonic solution, न वो swell होगा ना वो shrink होगा। अब एग्जाम्पल इसका मैं बताऊँ क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा RBCs, जो हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो कभी बढ़ते कभी फूलते कभी श्रिंक होते, ऐसा होता है क्या, नहीं होते, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ आइसोटोनिक सोल्यूशन, द सेल विल रिमेन सेम एज इट इज़। सो जो हमारे RBCs के जो सेल है वो अपने बॉडी में एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। सो दैट एग्जाम्पल इज ऑफ आइसोटोनिक, क्लियर। हाँ, हाइपरटोनिक का एग का एग्जाम्पल है, आज एक्टिविटी आएगी ना तब उसमें एग का डी शेल्ड एग करके एक एग्जाम्पल है, वो मैं बताऊंगी कि हाइपर में क्या होता है। तीन सोल्यूशन क्लियर हुए हैं तुमको, कौन कौन से तीन सोल्यूशन है, आइसोटोनिक। हाइपो मतलब क्या होता है, द सेल इज
concentration outside is more as compared to inside, so the cell is likely to swell. तो वो कौन सा सोल्यूशन हो गया? और आइसोटोनिक मतलब क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड इज सेम एज दैट ऑफ आउटसाइड. और हाइपर मतलब क्या हो गया? व्हेन सेल हैज more concentration as compared to outside, so the cell is likely to shrink. Clear ये? अब ये लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल है. इस ये लिपिड्स का क्या है कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लिपिड्स जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो सॉल्यूबल नहीं. लिपिड्स मतलब पता है फैट्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो इसका एक मॉडल है हमारे पास में जो अभी टेक्स्ट बुक में नया इंट्रोड्यूस किया है. दैट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. क्या बोला है उसने? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. तो वो जो मॉडल है वो किसका मॉडल है? इट इज़ रिलेटेड टू द फैट्स. तो वो जो फैट मॉलिक्यूल है उसके दो एंड होते हैं. अपर एंड जो हेड जो है वो किसको फेस करता है? वाटर को आउटवर्ड. जो और जो टेल है वो किसको फेस करती है? वाटर को इनवर्ड. तो वो मॉडल को क्या बोला गया है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ठीक है, नोट्स पे आऊँ एक बार, ये टॉपिक बताऊँ नोट्स में कैसे बने हुए. वांट टू सी द नोट्स? कैन यू सी इट? दिख रहा है ये नोट्स? दिस नोट्स संकेत सर इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू. कुछ प्रिंटिंग वगैरह नहीं हो पाया, जेरोक्स मशीन ख़राब थी या बंद थी, आई डोंट नो. सर आज देने वाले थे नोट्स लेकिन दे नहीं पाए आपको. बट आई स्टार्ट विद दिस. सेल क्या है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल इन एट विच दे एग्जिस्ट. टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर एंड. हाउ डू वी स्टडी सेल? स्टडी सेल करने के लिए हमने क्या किया था? रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन था जिसने सेल को डिज़ाइन किया था. माइक्रोस्कोप देख रहे हो? माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल को डिज़ाइन किया था. अब उन्होंने जो डिज़ाइन आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, नो टॉकिंग बेटा. पहली फर्स्ट क्लास है, मेरे को थोड़ा सा पढ़ाने दे. मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट एंड टू सी इट. ठीक है, फिर उसके बाद में टू मैग्नीफाई. और उसके बाद उसने ना बुक में थोड़ा सा कैलकुलेशन डाल दिया है कि कितने 10x से 10x दिख रहा है. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कितना दिखेगा हमको? 100x के समान दिखेगा. तो क्यों हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था? कि हम उसकी क्लैरिटी को मेजर कर सकें, उसकी ब्राइटनेस देख पाए और उस सारे ऑब्जेक्ट के हम पार्ट देख पाए. ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल में हमने पहला क्या पढ़ा था कि सेल जब रॉबर्ट हुक ने देखा था, शेल्डिंग शॉन ने देखा था, तो क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड. और साइटोप्लाज्म, वेरी गुड. और न्यूक्लियस. तो सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है. फिर जो सेल को प्रोटेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ो इसमें से क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली विच अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास while what? Not allowing certain substances to pass. दो टर्म हमने पढ़े, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. व्हाट इज ऑस्मोसिस? जल्दी जल्दी बोलो. बोलो ना बेटा, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ऑफ वाटर फ्रॉम. डिफ्यूजन क्या है? गैस, सब्सटेंस या पार्टिकल्स कुछ भी बोलोगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब ये तीन तरीके के सोल्यूशन की पिक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक की है. व्हेन यू ओपन द टेक्स्ट बुक यू विल सी कि ये पिक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक की है. तो पहला जो पिक्चर है वो आइसोटोनिक, दोनों सेल का साइज सेम दिख रहा है. कैन यू सी द साइज ऑफ द सेल सेम? दूसरा देख रहे हो हाइपोटोनिक.
हाइपोटोनिक मतलब क्या है? छोटा है, एक बड़ा है वहाँ पे, तो सेल इज लाइकली टू। थर्ड वाला देखो क्या हो रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो द सेल इज लाइकली टू श्रिंक। ये तीनों की डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, पढ़ो। कौन लाउड रीडर है? हु इज लाउड रीडर? कौन पढ़ेगा? जल्दी बोलो, लाउडली कौन बोलेगा? कोई है लाउड रीडर? बोलो बेटा, आप बोलो। Hypotonic solution. The medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, दैट मीन द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो सेल क्या होगा? द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसो। मतलब क्या होता है? सेम रहेगा। और हाइपर मतलब क्या होगा? लोअर concentration of water than the cell means the solution is very concentrated, the cell will lose water. Such a solution is called hypertonic solution. If the cell will shrink, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, तो क्या लिखोगे? प्लाज्मोलिसिस मीन्स पूरा डेफिनेशन फ्रॉम लोअर टू medium has lower concentration of water than the cell will lose water by osmosis, and this is the cell will shrink, and that is known as what? Plasmolysis. Clear? The cell is being plasmolized. अभी मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, लिपिड बायलेयर के बारे में, कि मेम्ब्रेन एज ए लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर मतलब क्या है? उसके पास में फैट के मॉलिक्यूल्स है। लिपिड्स मतलब क्या होता है? फैट्स, ठीक है, विच अटैच हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड्स। और उसके अंदर में जो फैट मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या एम्बेडेड रहता है? उसमें क्या गिरा हुआ रहता है? सराउंडेड रहता है प्रोटीन्स। क्या रहता है? इट इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन। द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, मतलब अपर एंड, लोअर एंड, अपर एंड, द हेड फेसिंग टूवर्ड्स द outwards towards the water, tail facing inwards towards the water, surrounded by the protein bilayer. It can flip, it can move sideways. इसीलिए उसको फ्लूइड बोला। क्या है? प्रोटीन जो सराउंड होती है पूरी लेयर को, जो फैट के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर चढ़ती है, वो किसके समान एक्ट करती है? इट एक्ट एज अ गेट कीपर। किसके समान एक्ट करती है? गेट कीपर के समान। गेट कीपर मतलब क्या होता है? अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ सर्टेन अदर सब्सटेंसेस। और वो किसके समान अरेंज है? देखो टाइल्स के समान लग रहा है, घर में कोई छोटी छोटी टाइल्स अरेंज रहती है, वैसे अरेंज दिख रहा है। तो उस टाइल्स को जनरली कौन सी टाइल्स होती है? मोज़ेक टाइल्स भी आती है, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया उसने? वो फ्लूइड को क्या नाम दे दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आया समझ में? अगर मैंने पूछा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इट इज़ अ, बोलोगे नहीं तो मैं बोलूँगी नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास छोड़ के चली जाऊँगी। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट सब सामने लिखा हुआ है। बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कि इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल, हेड फेसिंग वाटर टूवर्ड्स upward and tail facing towards internal, and the fat molecule is surrounded by what? Proteins. Protein कैसा act करता है? A gatekeeper. Gatekeeper means substances to pass while restricting the entry of certain other substances. और बेटा लास्ट आई वांट यू टू पे अटेंशन, फिर बाद में समझेगा नहीं, नया सिलेबस है एंड इट इज़ डिफिकल्ट ना। ये सब पिछली बुक में कुछ भी नहीं था जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ। डिफिकल्टी लेवल हाई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। गाइस अगर तुम्हारा मुंह नहीं खुला तो तुम क्लास के बाहर जाओगे। मैम 10 बार नहीं बोले कि आंसर बोलने के लिए। मैम पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है 10 दिन पुराना कुछ पूछ रही है। अब
अभी पढ़ा रही है, अभी तुमको समझ में आ रहा है, डाउट है पूछो, नहीं तो फिर मैम जो बोल रही है बोलो। मुझे सबकी आवाज़ आनी चाहिए, मुझे जिसका मुंह बंद दिखा मैं उसको क्लास के बाहर करूँ। बिल्कुल ये टाइम पास नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करनी है। और मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है वहाँ पे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर अरेंज लाइक अ टाइल्स, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? अगर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए तो लिख पाओगे आप? 3 पॉइंट्स तो लिख पाओगे ना। प्रोटीन एम्बेडेड है, अपर साइड वाटर है तो आउटवर्ड वाटर, टेल है तो इनवर्ड वाटर, फैट लेयर के बने हुए हैं, ठीक है, एक्ट एज अ गेट कीपर, सब लिख पाओगे। एंड द टाइल्स आर लाइक अ, इट इज़ लाइक अ टाइल ऑफ मोजैक, सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड मोजैक मॉडल। कैन यू सी द डायग्राम ऑफ दिस? डायग्राम में देखो वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स दिख रहे हैं इसके ऊपर में लगे हुए। ऑर्बिका लिपिड बाइलेयर दिख रही है, फैट मॉलिक्यूल, ये मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोजैक मॉडल। इज दिस क्लियर? अभी तक के जितना पढ़ाया 5 मार्क्स का। पहली बात, साइंस में कभी भी कोई भी चीज़ 5 मार्क के लिए नहीं आती है। अगर कोई चीज़ आती है 5 मार्क के लिए तो वो डिवाइडेड रहती है 2 पार्ट्स में, ए एंड बी। ए वुड बी ऑफ 3 मार्क्स, बी वुड बी ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर? तो 3 मार्क्स से ऊपर का नहीं पूछेगा कुछ भी। तो रेलेवेंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट लर्न करने पड़ते हैं? 3 पॉइंट्स। क्लियर? यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। बायो इज लाइक कि अगर आपको टाइम है एंड इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग एंड इफ़ यू आर गुड एट प्रेजेंटेशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉ द डायग्राम्स। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना मार्क्स मिलेगा। कई बार अगर अपन लिखने में मिस्टेक कर देते हैं तो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ रहता है ना, तो इन्विजिलेटर मार्क्स दे देता है, ठीक है। जो करेक्शन करते हैं ना वो लोग मार्क्स दे देते हैं। तो डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ एनी टाइम। क्लियर व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ तक के? नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल किसके पास प्रेजेंट रहता है? किसके पास प्रेजेंट रहता है सेल वॉल? व्हाट डज इट प्रोवाइड? rigidity and rigidity to the plant. So the additional covering outside the cell membrane, मतलब ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता है सेल वॉल। कहाँ रहता है? द आउटसाइड इज नोन एज सेल वॉल। कभी भी मार्किंग करोगे तो पहली बात है एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता? प्लांट सेल में। तो जो आउटसाइड मेम्ब्रेन है डेट इज कॉल्ड एज सेल वॉल एंड इनसाइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड करती है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, द प्लांट्स stay upright, withstand wind, rain, it is permeable. Permeable मतलब water and some dissolved minerals can pass through it, ठीक है। नोट, एनिमल सेल के पास में क्या नहीं रहता? अगर डिफ्रेंशिएट आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो पहला डिफ्रेंशिएट क्या लिख सकते हो? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का क्या काम है? जैसे हम लोग स्पिनेच खाते हैं या मेथी खाते हैं या जो भी सब्जियां खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमारी डाइट को? रफेज। रफेज से क्या होता है? हमारे डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा एक्सक्रीशन अच्छा होता है, वी गेट लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall. Clear? सेल वॉल के पास में, सेल के अंदर में बेसिक 3 चीज़ें रहती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सेल में कौन सी बेसिक 3 चीज़ें बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। कैन यू सी दिस पिक्चर?
by 1. Now there are two types of cell, prokaryotic cells and pro मतलब क्या होता है, which do not have well defined nucleus. primitive मतलब तुमको न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ दिखेगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं. और यू मतलब क्या होता है, which have a proper nucleus. ठीक है. so prokaryotic मतलब well defined nucleus, cellular activity takes place directly in the cytoplasm. U मतलब क्या होता है, true, which we can see and have a well defined nucleus and several membrane bound organelles. ठीक है, सब दिखेगा. pro मतलब क्या होता है, where there is no well defined nucleus. और U मतलब क्या होता है, where there is a well defined nucleus. तो अब 1 by 1 पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है. बेसिकली मैं ये आपको मार्क करवाना चाहती थी कि इसमें से क्या क्या लर्न करना है, बट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास जब सर नोट्स दे देंगे उसके बाद मैं बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है, कि इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेल. प्रोकैरियोटिक सेल जनरली साइज स्मॉल रहता है उसका, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, क्रोमोसोम सिंगल रहता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं. सेल डिवीजन किससे होता है, डायरेक्टली बाय फिजन और बडिंग. फिजन मतलब क्या होता है, दो तरीके के फिजन होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन. मतलब एक सिंगल अमीबा डिवाइड होकर क्या बनता है, टू डॉटर अमीबा. फिर वो अमीबा और क्या बनता है, टू डॉटर अमीबा, ये भी बनता है टू डॉटर अमीबा. फिर वो दो से फिर और चार बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजन. और बडिंग मतलब क्या होता है, अ बड लाइक आउटग्रो विच इज ग्रोन, विच grows and later detached from the parent, तो उसको बोलते हैं बडिंग. तो ये सब किस में देखने को मिलता है हमको, प्रोकैरियोट्स में. और यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है. डिवीजन होता है बाय माइटोसिस एंड मियोसिस. अब माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये एंड ऑफ द चैप्टर हम पूरा टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय माइटोसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस. और ये सब किस में होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में. ठीक है. व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड्स दिस ऑर्गेनेल्स, ये क्यों लगते हैं इनको ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, व्हाट आर यूकैरियोट्स, विच हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जिसके पास है उसके पास में न्यूक्लियोलस भी होगा, उसके पास में क्रोमोसोम्स भी होंगे. क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स. अब जैसे एग्जांपल दूंगी कि मान लो व्हाट्स योर नेम बेटा, आराध्या. आराध्या की मम्मी आ गई यहाँ पे, तो मैं इन बच्चों में आइडेंटिफाई कर पाऊंगी ना कि शायद इनकी डॉटर ये है, कर पाऊंगी ना. मैं बोलूँगी क्या ये डॉटर है उनकी, थोड़ा सा तो रिजेम्बलेंस मिलता है ना पेरेंट्स से. सो वो रिजेम्बलेंस क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द जीन्स, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एन एंटैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, विच गिव्स अस इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो हमको रिजेम्बलेंस आता ना. अब आप खड़े रहोगे और कोई और तुम्हारी मम्मी आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा एप्टली गैस कर पाऊंगी, लेकिन कुछ तो गैस कर पाऊंगी कि शायद आपके पेरेंट्स हैं. क्यों कर पाऊंगी, क्योंकि हल्की सी झलक दिखेगी ना मुझे आपके पेरेंट्स की उसमें. वाई, बिकॉज ऑफ द जीन्स, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड, which carries inherited characters from parent to the offspring. ठीक है. क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर में, जो अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर में. ठीक है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंटैंगल रहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता है. न्यूक्लियोइड क्या होता है, डीएनए. दो तरीके की चीज़ें होती है, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए क्या कैरी करता है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है, और आरएनए क्या कैरी करता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने का काम करता है. कौन, आरएनए. क्लियर. ये जनरली तुम्हारे नोट्स में है नहीं. कल मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. तो
जो मैंने उनको ये आंसर दिया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट आप लोग भी कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछो, देन ओनली क्लास विल बी इंटरएक्टिव। सिर्फ मैं बोल रही हूँ 1 घंटा मैं कंटिन्यूस बोल के चली जाऊँगी और आप लोग नहीं बोलोगे तो दैट द क्लास वोंट बी इंटरएक्टिव, मज़ा ही नहीं आएगा, आप लोगों को नींद आएगी, बोलोगे क्या पढ़ा रही है, बोर कर रही है हमको पढ़ा पढ़ा के। यहाँ तक कि किसको कुछ डाउट है? टेक्स्ट बुक्स है सबके पास में? नहीं है अभी तक की टेक्स्ट बुक घर पे? फिर क्या करना है बायो क्लास में? टेक आउट योर रजिस्टर्स। मैंने काफ़ी सारा पढ़ा दिया है, देखा भी है। क्योंकि और आगे बढ़ते हैं तो नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये notes जो दे रहे हैं, आपने प्रिंटिंग के लिए दिया? मैंने देख लिया था सर। अच्छा, आया मुझे। नेक्स्ट क्लास में मैं ला दूँगी आपको। बहुत लेंथी हो गया ना टाइम, मेरा एज भी बहुत लेंथी हो गया। हाँ, बात बहुत लेंथी, मतलब क्या बना के पता नहीं चला कितना अच्छा था। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कौन सा चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल, दोनों का इधर एक थोड़ा इसका ले लिया, थोड़ा इसका ले लिया और कहीं का कोई थर्ड चैप्टर का और ऐड करके एक चैप्टर बनाना है। एक मैथ्स के अंदर भी मैंने पूरी हिस्ट्री ऐड करी है। मैथ्स में पता लगा साइंस में ज्योग्राफी हेमिस्फीयर और ये सब डाल के अर्थ साइकिल्स ये 12 क्या चाहिए आपको? मैं जो हमारी फैकल्टी है, मेरे को उनसे पूछा वो क्या पढ़ा, पूछ लेता हूँ उनसे। परसों मैं मिलूँगी उनसे, परसों नहीं, हाँ नेक्स्ट मैं मैथ्स शालिनी मैम है हमारी साइंस की फैकल्टी, तो उनसे कब पूछ के आपको कुछ चाहिए। लास्ट टाइम जो अपना पैटर्न है हाँ हाँ राइट। मैं थोड़ा सा निकाला, रजिस्टर निकाला, ठीक है। ये आपको नोट्स पढ़ने, ये वाले नोट्स सर देंगे आपको। होप द लैंग्वेज इज ईजी। अब जो मैंने नोट्स में लिखा था ना, मैं चाह रही थी कि मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताऊँ कि लैंग्वेज दोनों सेम है। सो इफ़ यू विल गो थ्रू द नोट्स, यू विल गो थ्रू द स्कूल का जो क्वेश्चन आंसर देते, नथिंग विल कम बियॉन्ड दैट, बट स्टिल रीडिंग ऑफ चैप्टर इज मैंडेटरी, ठीक है। ये वाला सारा लिखो। सेल क्या है, व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज सेल, लिखो उसको। द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ अपने मन से लिखो फर्स्ट वाले पैराग्राफ को कि सेल क्या है। 2 तरीके के सेल हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनि क्या है और मल्टी क्या है, ये लिखो, फटाफट लिखो, फिर आगे बता दूँ। हल्की सी लैंग्वेज कॉपी कर सकते हो, सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स कॉपी करो, बाकी समझ के लिखने की कोशिश करो। ये अच्छे मामा भी 10th आएगा। उसके साथ तो हूँ इसलिए तो मैं दोनों। हाँ, इसलिए तो मैं इसलिए हम दोनों गए थे, बिकॉज हम दोनों ही रहेंगे 10th पे। अगर 10 मिनट लेट से बोला तो बहुत सीरियसली
मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे लिखना, ताकि साथों साथ आपको लर्न हो जाए। इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सर विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स। ठीक है, डन। और जहाँ पर भी डाउट आता है मुझसे पूछ लेना, फिर बाद में नहीं बोलना कि मुझे नहीं समझा था और मुझे नहीं पता था कि क्या लिखना है, क्योंकि सून द चैप्टर विल बी एक्सप्लेन्ड एंड टेस्ट विल बी अनाउंस्ड। उसके बाद लिखो हु डिस्कवर्ड द सेल। मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप आंसर लिखते जाओगे। हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ डिड ही डिस्कवर्ड। तो इसमें आंसर आप अपने मन से लिखोगे कि रॉबर्ट, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट, रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, उसने क्या लिया, कॉक ऑफ द बॉटल लिया, उसमें मिथिलीन ब्लू या सैफरनिक डाला टू हाईलाइट द बायोलॉजिकल टिश्यू, एंड देन ही सॉ देम इन द electron microscope, and purpose of electron microscope was to see the object with a magnified object। ठीक है, to see the magnified object। लिखो ये पूरा, हाउ डू वी स्टडी सेल एंड हु डिस्कवर्ड द सेल। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर नहीं आ रही लिखने तो कॉपी कर सकते हो, बट कोशिश करो अपने मन से लिखने की। टेंथ ईजियर होगा ना, एनसीईआरटी वो ये ईजी है। नेक्स्ट ईयर इनको भी वही दिक्कत है। हाँ yes, हाँ। देखो लिखो बेटा, लिखो। मैं जाने के पहले चेक करूँगी, ऐसे नहीं जान दूंगी हाँ, क्योंकि जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया वो पूरा आना चाहिए तुमको। और डाउट है तो अभी पूछो मुझसे। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। Yes, done. पूछना है तो बेटा नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। अपने मन से ड्रॉ करना है तो करो, इच्छा है तो, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करने के नहीं आता, वो नहीं ड्रॉ करना अपने को, नीड नहीं है ड्रॉ करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Next question is, what is cell membrane? Write any 3 points for cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के 3 पॉइंट्स क्या लिखोगे? एक, बाउंड्री जो सेल को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज सिलेक्टिवली permeable membrane which allows certain substances to pass while restricting the entry of certain other substances. देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. पॉइंट्स कॉपी करो उसमें से, नोट्स में से. सर ये इधर से क्यों चला गया मेरे रूम? ये चला क्यों गया यहाँ से? जिसका लिख के हो गया, आगे डेफिनेशन लिखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की. Define osmosis and diffusion. Osmosis मतलब क्या है? Movement of water from RIGI Define osmosis and diffusion. एक बार सिखा देना ना मेरे को कैसे होता है. कभी आपने लिया तो मेरे को फिर दिक्कत हो जाएगी. मैं बता दूँगी. कि मेरा पूरा काम क्या था. Define osmosis and diffusion. Or just write down the questions for homework. Define osmosis, diffusion. Define the following: osmosis, diffusion, hypotonic solution, isotonic solution, isotonic solution, and hypertonic solution. Hypertonic solution. Next question. Write a short note on fluid mosaic model. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अपन ने डिस्कस किया ना. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है? लिख सकते हैं ना 3 पॉइंट उसके बारे में. एक बार पढ़ लो इसको यहाँ से, और ऐसे 3 पॉइंट्स लिख के लाना. और इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट इट, जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, यू फाइंड द पॉइंट्स. ठीक है, ये होमवर्क करके आना. नेक्स्ट